नमस्कार, मैं अंकिता बख्शी। मैं महेश वर्मा। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है कैंपस हलचल। दोस्तों, कॉलेज की मस्ती और पढ़ाई का माहौल बहुत ज़रूरी है एक ओवरऑल डेवलपमेंट और कॉन्फिडेंस के लिए। किस कॉलेज में हुआ सेमिनार और कहां हुए कल्चर इवेंट्स और कहां शुरू हुए एग्जाम्स, इस सप्ताह हम लेकर आए हैं आपके लिए विभिन्न कॉलेजेस और कैंपस से जुड़ी तमाम जानकारियां और खबरें जो हम पहुंचाएंगे आपके लिए अभी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान विश्वविद्यालय में हुए सेमिनार के बारे में, जिसका विषय रहा मीडिया एंड टेक्नोलॉजी रिसेंट ट्रेंड्स। आइए देखते हैं। जैसे कि अंकिता हमने बात की मीडिया के बारे में, हम मीडिया के बारे में बात करते हैं। ऐसे ही राजस्थान विश्वविद्यालय में मीडिया पर सेमिनार हुआ, जिसमें उसका विषय था मीडिया और मीडिया में बदलते बाजार और मीडिया के ट्रेंड्स के ऊपर। क्या कहना है आपको? महेश जी, आजकल के ज़माने में रिसेंट ट्रेंड्स का ज़माना आ गया है, तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी के साथ साथ मीडिया भी बहुत ज़्यादा एडवांस होता जा रहा है। साथ ही सोशल नेटवर्किंग के साइट्स के जरिए भी मीडिया बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है और लोग इस ग्लैमर फील्ड में जाने के लिए बहुत ज़्यादा तत्पर भी हैं। चलिए देखते हैं हमारी इस खबर की। राजस्थान यूनिवर्सिटी के एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में मीडिया एंड टेक्नोलॉजी रिसेंट ट्रेंड्स विषय पर रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान विश्वविद्यालय के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग के तत्वाधान में आयोजित रिफ्रेशर कोर्स में देश के विभिन्न प्रांतों के पत्रकारिता विभाग से जुड़े व्याख्याताओं ने भाग लिया। वहीं पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर संजीव भानव ने बताया कि रिफ्रेशर कोर्स से स्टूडेंट्स को विषय के प्रति नई सोच और विचार मिलता है, जिससे वो अपने राय कोर्स संबंध में दे सके। वहीं डॉक्टर भानवत ने कहा कि युवाओं का मीडिया के प्रति काफी रुझान दिखाई दे रहा है। वहीं मीडिया के ग्लैमर को देखकर युवा वर्ग इस जॉब को पाने के लिए मार्केट में आ रहे और कई तरह के कोर्स भी कर रहे हैं। साथ ही भानवत का मानना है कि इस रास्ते पर उन्हीं लोगों को आना चाहिए जो लोग कड़ा संघर्ष और खबरी नॉलेज रखते हों, नहीं तो आगे चलकर सफल नहीं हो पाएंगे। साथ ही रिफ्रेशर कोर्स के 7वें दिन सोमवार को जयपुर दूरदर्शन केंद्र के पूर्व निदेशक अशोक ओगारा ने टीआरपी और टेम से जुड़ी बारीकियों की जानकारी दी और इसके साथ ही आईआईएमसी ढेंकानाल उड़ीसा के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर मृणाल चटर्जी ने मीडिया पर टेक्नोलॉजी इंपैक्ट विषय पर चर्चा की। पत्रकारिता एवं जनसंचार के शिक्षकों का एक रिफ्रेशर कोर्स यहाँ आयोजित किया जा रहा है। ये 3 सप्ताह का पाठ्यक्रम विशेषकर युवा शिक्षकों के लिए है। उन्हें अध्यापन की दृष्टि से, तकनीकी दृष्टि से और अधिक सक्षम बनाने के लिए इन कोर्सेज को आयोजित किया जाता है। विश्वविद्यालय में मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की ओर से ये 4था पाठ्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आंध्र प्रदेश, मणिपुर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान के लगभग 30 शिक्षक सहभागिता कर रहे हैं। अंकिता, सुबोध जैन लॉ कॉलेज में मानवाधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स पर यह संगोष्ठी आयोजित की गई और उस दिन महानरेगा का 8वां वर्ष भी था, तो उसके बारे में आप क्या कहें? महेश जी, जैसा कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर आदमी को अपनी बात कहने का हक है। हर आदमी की सुनवाई होनी चाहिए और उसको कहने का पूरी बात हक बनता है कि वो क्या चाह रहा है और उसकी पूरी सुनवाई भी की जानी चाहिए। बिल्कुल अंकिता, जैसा कि अंकिता ने कहा कि जो मानव अधिकार और यानी कि ह्यूमन राइट्स है, वो अगर लोकतंत्र परिस्थितियों में अगर उसको सही नहीं मिल पा रहा है तो ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन होता है। देखते हैं इस खबर में कि किस तरह से हमारे वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। जयपुर के मानसरोवर स्थित एसएस जैन सुबोध लॉ कॉलेज में 8वें महानरेगा दिवस पर मानवाधिकार पर संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें कॉलेज के छात्रों ने भाग लिया। इस अवसर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निदेशक प्रोफेसर एस.के. शुक्ला ने शिरकत की। वहीं प्रोफेसर शुक्ला ने इस अवसर पर मानवाधिकारों के स्वरूप और इसकी संरक्षण पर राष्ट्रीय नीतिगत योजना और क्रियान्वयन के स्वरूप की जानकारी दी। इस अवसर पर छात्रों ने मानवाधिकार के नए संदर्भों को प्रस्तुत किया। साथ ही जहां पर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजुला थानवी सहित कॉलेज फैकल्टी भी मौजूद रही और उन्होंने महानरेगा संबंधी तमाम पहलुओं पर भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र द्वारा लागू इस अधिनियम के तहत प्रत्येक गांव के लोगों को गांव में काम मिल रहा है, जिससे उनका शहरों की ओर पलायन काफी हद तक रुका है। मानवाधिकार जीवन केंद्रित है और जीवन इतना विशाल और समस्याओं से भरा हुआ है कि आदमी अपने सारी स्थितियों का आकलन जो है अपने अधिकारों से शुरू करता है। आज मनरेगा दिवस है, रोज़गार देता है लोगों को, रोज़गार के अधिकार का वो करता है।
सरकार की तरफ से मनरेगा का क्रियान्वयन करना एक बहुत बड़ी मानव अधिकारों की रक्षा का प्रयास है। बस केवल इच्छा शक्ति की कमी है। यदि आदमी के अंदर इच्छा शक्ति हो, इच्छा शक्ति प्रबल हो, तो कोई भी अधिकार हर आदमी ले सकता है। महेश जी, सीकर में कुमार विश्वास आए, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? जी, जैसा कि दर्शकों को मैं बता दूं, जो कुमार विश्वास है, जो आम आदमी पार्टी से भी जुड़े हैं, उनका कहना है कि जो युवा हैं, अगर जिस तरह से इस आ रहे हैं और अलग अपनी पहचान बनाने के लिए वो काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, उनका एक साफ तौर पे कहना है कि युवा जिस तरह से देश में यानी कि बदलती परिस्थितियों में युवा अलग अलग आंदोलनों में अपनी शिरकत कर रहे हैं, वो काफ़ी बेहतर है एक देश को बनाने के लिए। तो कुमार विश्वास का साफ तौर पर यह भी कहना है कि वो युवा अगर इस दौर में अपने आप को दिखा रहे हैं तो बेहतर है, उससे देश ही निखरेगा। जी बिल्कुल महेश जी। युवा कवि कुमार विश्वास सीकर सीएलसी संस्थान में आयोजित कवि सम्मेलन में शिरकत करने आए, जहां कुमार विश्वास ने अपने चिर परिचित अंदाज में कविता कहकर युवाओं को और दर्शक दरगाह में बैठे तमाम दर्शकों को रोमांचित कर दिया, जिसमें विश्वास का कहना था कि युवाओं में नई चेतना का संचार होने लगा है और वे धीरे धीरे आंदोलनों में दिखने भी लगा है। विश्वास ने कवि सम्मेलन में जहां आज के राजनीतिक हालात पर करारे व्यंग के, वहीं अपने प्रेम गीतों से हजारों लोगों को झूमने पर मजबूर और विवश कर दिया। वहीं कवि सम्मेलन में कुमार विश्वास के साथ आए हास्य कवि संपत सरल और राकेश मुस्कान के भी काव्य पाठ लोगों ने काफी सराहे। साथ ही कुमार विश्वास का कहना था कि अन्ना हजारे द्वारा चलाए जा रहे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनों को देश का समर्थन मिल रहा है और आज की युवा शक्ति अब जाग गई है और जिसकी वजह से सरकार को अब चिंता होने लगी है। हाउस जैसा महनीय शब्द इस्तेमाल करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, आई सैल्यूट अन्ना हजारे। सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि हम सब उनके साथ हैं, और उसमें जो 3 बातें की थी, पहली बात पूरी नहीं हुई है, जिसमें यह कहा गया था कि जैसा लोकपाल बनेगा राज्यों में उसी तर्ज पर लोकायुक्त बनेगा, और एक ऐसा लोकपाल जिसके पास एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है, जिसके पास सीबीआई नहीं है, जिसके पास अपना बजट नहीं है, अपनी पुलिस नहीं है, वो क्या करेगा? गृह मंत्री को रिपोर्ट करने वाला सीबीआई का डायरेक्टर गृह मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करेगा। वो गृह मंत्री के पास जाएगा कार्रवाई करने के लिए, गृह मंत्री उससे पूछेंगे भैया कॉफी लेगा या तबादला लेगा, वो कहेगा साहब मैं वापस जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ, और ये होता रहा है, वो उसी तरह काम करता रहेगा। तो ये केवल आईवाश है। पिछले 2 साल में केंद्र की सरकार ने 2 बार कानून बनाए हैं। एक बार कानून बनाया जब अमेरिका ने कहा कि न्यूक्लियर डील का कानून बनाओ, तो उन्होंने अमर सिंह जी से ओवरटाइम कराया पर कानून बनाया। अगली बार जब अमेरिका ने कहा कि एफडीआई लेके आओ, तो उन्होंने मायावती जी और मुलायम सिंह जी से एक जिम्नास्टिक कराई अंदर बाहर जाने की, समर्थन विरोध की, लेकिन कानून बनाया। 2 बार देश ने कानून मांगा। एक लड़की बेड पे पड़ी हुई कानून मांगती रही, 4 दिन पड़ी रही, लड़ती रही अपने आप से, कहती रही बलात्कार के खिलाफ कानून बनाओ, पूरा देश सड़क पर आया, कानून नहीं बना। 2 साल से देश लोकपाल के लिए आया, कानून नहीं बना। रांची विश्वविद्यालय के 27वें दीक्षांत समारोह का आयोजन रांची कॉलेज के सभागार में किया गया, जिसमें 38 छात्रों को गोल्ड दिया गया। वहीं इस दीक्षांत समारोह में 3604 छात्राओं को डिग्रियां भी दी गई। पेश एक खास रिपोर्ट। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री डॉक्टर एम पल्लम राजू, राज्य के राज्यपाल डॉक्टर शैयद अहमद और राज्यपाल के सलाहकार विजय कुमार की मौजूदगी में रांची विश्वविद्यालय का 27वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 3360 छात्र छात्राओं को डिग्री बांटी गई। पिछली बार की तरह इस बार भी लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन करते हुए 23 गोल्ड मेडल अपने नाम किए और मौके पर रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर LN भगत ने लड़कियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियां जिस तरह से बेहतर कर रही हैं, उससे देश और राज्य दोनों का विकास होगा। ये हम लोगों के शैक्षणिक जीवन में, विश्वविद्यालय के जीवन में एक बहुत बड़ा शैक्षणिक मेला है। आज हमारे 3000 बच्चे डिग्री लेने के लिए आए हैं, गोल्ड मेडल मिल गया और बाकी चीज़ें भी मिलेंगी। हम लोग मेहरबान हैं, शुक्रगुजार करते हैं कि यूनियन HRD मिनिस्टर यहाँ मुख्य अतिथि बनकर आए और मैंने उन्हें कुछ रिक्वेस्ट भी रखा है। उन्होंने कहा कि एक प्रोसेस के तहत मैं उसे पूरा कर दूंगा। क्या कुछ रखा है? मैंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया है। मैंने भाषण में बोला, कागज भी दिया है। मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं इसको एक प्रोसेस के तहत, इसीलिए मैं जाते समय मैं कहा कि एक बार फिर बुलाएंगे आपको फाउंडेशन स्टोन करने के लिए। अपने अथक प्रयास और कड़ी मेहनत से गोल्ड मेडल पाने वाले विद्यार्थियों को जब उनकी मेहनत का फल मिला
तो उन्होंने आने वाले समय में और अच्छा करने और देश, राज्य और समाज के लिए बेहतर करने की बात कही। अगर फैमिली सपोर्टिव है तो कुछ भी चीज़ डिफिकल्ट नहीं है। खुद भी थोड़ा मेहनत हार्ड करना पड़ता है, क्योंकि घर भी देखना है। मेरा छोटा बाबू भी है 1 साल का, और क्योंकि हस्बैंड भी मेरे बहुत सपोर्टिव है हमेशा पढ़ने के लिए, हमेशा हमको इनकरेज किया है ऐसे पढ़ो। फिर मेरे सास ससुर ने हमेशा हमको टाइम मिला, ये नहीं कि खाना में ज़्यादा टाइम देना है कि खाना बनाना है तुमको, तुम शादी के बाद हो तो जैसे होता है ना हाउस वाइफ लोगों की खाने ही में दिन भर टाइम देना, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे घर में भी सब बहुत सपोर्टिव है, हमको टाइम मिला है पढ़ने के लिए। मेरी सासू माँ फ्रीली हमको पढ़ने के लिए भेज देती थी, तुम ईजिली पढ़ो, और ज़्यादा टेंशन नहीं है, सिंगल फैमिली है इसलिए ईजिली पढ़ ली, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। दीक्षांत समारोह में लड़कियों ने बाजी तो मार ली, लेकिन अपने इस मेधावी प्रवृत्ति को समाज में कितनी दूर ले जाएंगी ये वक्त ही बताएगा, क्योंकि इस तरह के प्रयास नारी शिक्षा के लिए प्रेरणा तो है, लेकिन बड़े पैमाने पर शिक्षा क्षेत्र में अभी और काम होना बाकी है। वर्तमान में छात्र छात्राएं मेडल पाकर काफी खुश हैं और यही शिक्षा का संदेश है। दोस्तों, अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखते हैं कि भाषा, धर्म और मजहब की जागीर नहीं होती। दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मही जयपुर के सेंट विल्फ्रेड कॉलेज में हुए इस रंगारंग कार्यक्रम के बारे में, जो कि स्पेशली यूथ के लिए रखा गया है, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? जैसे कि विल्फ्रेड कॉलेज एक कॉलेज है तो स्वाभाविक है वहाँ यूथ है और छात्र छात्राएं पढ़ती हैं। हमें अपना भी दिन याद है कि जब हम भी एक कॉलेज में पढ़ते थे तो अपनी जो कला है हम पेश करते थे गीत और संगीत के माध्यम से। दोस्तों, देखते हैं इस खबर में कि किस तरह से विल्फ्रेड कॉलेज के स्टूडेंट्स ने अपनी कला का परिचय दिया। जयपुर के सेंट विल्फ्रेड कॉलेज में हुए यूथ वीक का शनिवार को जवाहर कला केंद्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ समापन हुआ। इस अवसर पर गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री फ्रांसिस्को सरहिंदिना ने और राजस्थान पुलिस के एडीसी योगेश दादिच मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं समारोह में संस्था सचिव केशव बड़ाया ने मुख्य अतिथियों को शॉल और साफा भेंट कर स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम में कॉलेज छात्रों द्वारा फैशन शो, रंगोली, कॉलाज और पोस्टर प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। साथ ही कार्यक्रम में मुख्य सचिव केशव बड़ाया ने बताया कि छात्रों को शिक्षकों द्वारा करीब 1 महीने तक प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने बताया कि इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम से छात्रों का देश के सभी राज्यों और साथ ही वहां के रहन सहन और पहनावे से भी परिचय होता है। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि फ्रांसिस्को ने कहा कि गोवा और जयपुर की संस्कृति में भले ही विविधता हो, लेकिन भारत की संस्कृति से सभी परिचित हैं। वहीं कार्यक्रम के अवसर पर कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ साथ कॉलेज के होनहारों को पुरस्कार भी प्रदान किया गया। महेश जी, भारत में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्या विचार आप रखते हैं और इस तरह से भारत किस तरह से प्रभावित हो रहा है? जैसे कि MNIT कॉलेज में जो टेक्निकल कॉलेज है और जहां देश का एक माना हुआ कॉलेज है, वहां आईटी सेक्टर को लेकर एक सेमिनार आयोजित की गई, जिसमें अलग अलग काफ़ी यानी कि अलग अलग क्षेत्र से हमारे जो व्याख्याताएं हैं और वक्ताएं वो मौजूद रहे। उनका कहना है कि साफ तौर पर जिस तरह से आईटी का फायदा भी है, तो कहीं ना कहीं हमें वो नुकसान भी पहुंचा रही है। आप जानते हैं इस पूरी खबर में कि हमें क्या समझ में आया और क्या हमें और समझना है। भारत विश्व पैमाने पर आईटी सेक्टर में परचम लहरा रहा है, जिससे न केवल भारत में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में कई बेहतरीन उदाहरण सामने आ रहे हैं, और जिस कारण से अलग अलग विश्वविद्यालय और कॉलेज में आईटी सेक्टर के लिए काफ़ी प्रोत्साहन कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। ऐसा ही नज़ारा रहा जयपुर स्थित MNIT में हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का, जहां विज्ञान विषय के ज्ञाताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। जहां सम्मेलन का विषय रहा संचार और इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन के विकास की संभावनाएं। तकनीक की दुनिया में भारत दूसरे मुल्कों से 2-4 हाथ करने के लिए प्रयास कर रहा है।
जहां हर रोज नई नई कंपनियां सस्ती इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की तकनीक लेकर हमारे सामने आ रही हैं, जिसका फायदा देश के हर तबके को मिल रहा है। लेकिन जिन गैजेट का हमें फायदा हो रहा है, साथ ही उनसे हमें शारीरिक तौर पर भी काफी नुकसान हो रहा है। जहां मोबाइल और रेडियो फ्रीक्वेंसी से उत्पन्न होने वाले खतरों पर विचार करने के लिए MNIT जयपुर में सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें विज्ञान एक्सपर्ट्स ने अपने विचार रखे। ये कॉन्फ्रेंस अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस थी और विषय इसका ये था कि भविष्य में जो हमारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है और उसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइंस होंगे, उसकी क्या चुनौतियां हैं और किन विषयों पर हमारे आइंदा रिसर्चर्स को काम करने की ज़रूरत है। तो देश विदेश से करीब 70 से ज़्यादा विशेषज्ञ और शोधकर्ता इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में यहाँ पधारे। उन्होंने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए, उन्होंने अपने व्याख्यान दिए और ख़ास तौर से जिन विषयों पर ख़ास बातें हुई वो ये कि कैसे हम अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को ज़्यादा फास्ट बनाएं, डाटा रेट को हम ज़्यादा कैसे फास्ट कर सकते हैं और कम से कम पावर का यूज़ करके हम ज़्यादा बेटर सिस्टम कैसे बना सकते हैं। विचार गोष्ठी में छोटे से छोटे आकार के चिप, सिस्टम और एंटेना पर शोध पत्र भी पेश किए गए, जिसमें बताया गया कि भविष्य में इतने छोटे छोटे चिप बनाए जा सकेंगे जो कि इंसान के शरीर में प्रत्यारोपित किए जा सकेंगे और मानव स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली जा सकेगी। वहीं वैज्ञानिकों ने बताया कि भारत सरकार चाहे तो आने वाले दिनों में आकाश टैबलेट को भी बना सकती है। साथ ही सेमिनार में 70 से अधिक देश विदेश के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया। और सिस्टम्स को और चिप्स को, सर्किट्स को हम कैसे छोटे से छोटा कर सकते हैं, इस पर चर्चाएं हुई। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन जो एक बहुत नई तकनीक है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे डेवलप किया जाए ताकि ज़्यादा डाटा रेट हमको मिल सके और ज़्यादा बैंडविड्थ हमको मिल सके। और जो तकनीक के जो दुष्परिणाम हैं नई टेक्नोलॉजीज़ के, उन दुष्परिणामों से हम कैसे मुकाबला करें और उनको कैसे कम करें और हमारी नई टेक्नोलॉजी एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, ह्यूमन फ्रेंडली हो और कम से कम नुकसान और कम से कम कॉस्ट के साथ हम नई तकनीक डेवलप कर सकें। बढ़ने का खतरा तो हमेशा रहेगा अगर हम तकनीक को कंट्रोल नहीं करेंगे। खास तौर से रेडिएशन के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए कि आप एक बड़े ऑडिटोरियम में हैं जहाँ पे हर आदमी के पास 1 या 2 मोबाइल है आज की तारीख में और उसमें से काफ़ी उसको एक समय में यूज़ कर रहे हैं, एक साथ यूज़ कर रहे हैं, तो रेडिएशन लेवल बढ़ता है। पर सारी जो इंजीनियरिंग डिज़ाइन है उसमें इन कंसेप्ट्स का हम ध्यान रखते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। फिर भी यदा कदा ऐसा हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि रेडिएशन लेवल कभी बढ़ता है। पर यह भ्रांति है कि कई बार हम टावर के नीचे हैं तो रेडिएशन ज़्यादा है। जो एंटीना वगैरह को समझते हैं वो कह सकते हैं कि एंटीना के नीचे खड़े होने से जनरली ऐसा रेडिएशन नहीं होता है। तो उसकी जो पैटर्न है, उसका जो बीम है, उसका जो डायरेक्शन है, उस सब पे निर्भर करता है, उसकी जो ऊंचाई है उस सब पे निर्भर करता है। पर हाँ, रेडिएशन कई तरह के हैं और सब मिला के रेडिएशन का हमें ध्यान रखना चाहिए जहां तक संभव हो। महेश जी कहते हैं भाषा किसी धर्म मजहब की जागीर नहीं होती। बिल्कुल सही कहा अंकिता कि भाषा है वो किसी धर्म और मजहब की जागीर नहीं होती। इस जिस तरह से बिहार में यह उदाहरण हमें साफ तौर पर देखने को मिला, जहां मुस्लिम्स जो स्टूडेंट्स हैं वो संस्कृत की तालीम ले रहे हैं और वहीं हिंदू वहां उर्दू की तालीम ले रहे हैं। हम दिखाते हैं इस रिपोर्ट में कि किस तरह से हमारे जो छात्र और छात्राएं एक बेहतरीन काम कर रहे हैं इस समाज के लिए और देश के लिए। कहते हैं कि भाषा किसी धर्म मजहब के जागीर नहीं होती और इसी मिसाल को कायम करने में जुटा है चतरा का जामिया रशीदुल उलेम अरबी कॉलेज शिक्षण संस्थान, जहां धर्म मजहब को भूलकर मुस्लिम छात्र छात्राएं संस्कृत की तालीम लेने में जुटे हैं। साथ ही हिंदू धर्म से ताल्लुकात रखने वाले छात्र छात्राएं उर्दू की शिक्षा प्राप्त करने में लगे हैं। पेश है एक खास रिपोर्ट।
जहां एक और देश में जात, धर्म, मजहब और भाषा के नाम पर लोगों को लड़वाया जा रहा है, वहीं इससे ऊपर उठकर जामिया रशीदुल उलूम अरबी कॉलेज जात, पात, धर्म और मजहब साथ ही भाषा की सभी दीवारों को तोड़कर अपने शिक्षण संस्थान में मुस्लिम बच्चों को संस्कृत की तालीम देने में जुटा है। संस्कृत भाषा की जानकारी इन मुस्लिम बच्चों में इतनी कूट कर भर गई है कि ये हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों को फर्राटे से पढ़ते नजर आते हैं। यकीन नहीं आता तो आप खुद ही सुन लीजिए। अध्याय नंबर श्लोक नंबर 23 में श्रीमद् भगवत गीता में है, यह शास्त्र विधि मृत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धि मवापनोति न सुखम न परांगतिम। जिसका मतलब है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी चाहत के अनुसार अगर कर्म करता है तो न सिद्धि को सुख पाता है और न परम गति को सुख पाता है, यानी न इस जहान में सही से जिंदगी गुजार पाता है। संस्कृत की तालीम ले रहे मुस्लिम बच्चों के हौसले काफी बुलंद हैं और ये काफी उत्साहित भी है। इनका कहना है कि भाषा की जानकारी रखने से देश में तेजी से फैल रहे सांप्रदायिकता तनाव को कम किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर हिंदू धर्म के छात्र छात्राएं भी उर्दू सीखने में काफी दिलचस्पी दिखा रही हैं। अब ये न सिर्फ उर्दू लिख लेती हैं बल्कि फर्राटे से बोल भी लेती हैं। इनकी माने तो शुरुआती दौर में पहले तो इन्हें काफी कठिनाइयां हुई, पर इनकी मेहनत और लगन से सब संभव हो गया। वह हिंदू छात्र छात्राओं को उर्दू की तालीम देने वाले शिक्षक का कहना है कि भाषा किसी की जागीर नहीं है और इसे किसी धर्म और मजहब से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। यहाँ हमें कंप्यूटर के साथ साथ उर्दू भी सिखाया जाता है, जो जनरल नॉलेज के लिए अच्छा है। उर्दू सीखना कोई बुरी बात नहीं है, नॉलेज के लिए अच्छा है, इसलिए हम लोग सीखते हैं। और शुरू में तो हार्ड है लेकिन धीरे धीरे हम लोगों को इजी लगने लगा है। वहीं मुस्लिम बच्चों को संस्कृत की तालीम देने वाले शिक्षक का कहना है कि भाषा, धर्म, मजहब के आड़े न आए, इसलिए उन्होंने ऐसी शिक्षा बच्चों को देने का रास्ता खोला है जिससे भाषा किसी विशेष धर्म की न बनकर सर्वमान्य स्वीकार्य भाषा हो और भाषा से रोजगार पाया जा सके। हर शख्स, हर धर्म के लोग, हर जुबान के जानने वाले लोग यहाँ उर्दू सीख सकते हैं, संस्कृत सीख सकते हैं, अरबी सीख सकते हैं। इसके लिए कोई रुकावट नहीं है। ये हमारे इस इदारे में, हमारे इसी इदारे के तहत जो MRCC यानी मौलाना मोहम्मद रहमतुल्लाह कंप्यूटर सेंटर में उर्दू की तालीम हिंदू बच्चे हासिल कर रहे हैं। यहाँ हमारे मुस्लिम बच्चे संस्कृत को हासिल कर रहे हैं और ये ज़ुबान की तालीम कभी न कभी काम ही देगी, इसलिए हम संस्कृत की भी तालीम दे रहे हैं, उर्दू की भी तालीम दे रहे हैं। तो अंकिता, महारानी कॉलेज में जिस तरह से ये पूरा रंगारंग कार्यक्रम चला, उसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? मही जी, जैसा कि हम जानते हैं आज के ज़माने में सिर्फ पढ़ाई का माहौल ही ज़रूरी नहीं है। हर किसी के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए मस्ती, मजाक, रंगारंग कार्यक्रम, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़रूरी है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए महारानी कॉलेज में भी बच्चों के लिए नृत्य प्रतियोगिताएं, पोस्टर मेकिंग, काफ़ी रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। तो आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को। राजधानी जयपुर के महारानी कॉलेज में हुए यूथ फेस्टिवल में कॉलेज की छात्राओं ने अपनी कला से सभी को रोमांचित कर दिया, जिसमें छात्राओं ने राजस्थानी गीतों के साथ साथ फिल्मी गानों पर अपना जलवा दिखाया। वहीं फोक और वेस्टर्न डांस की परफॉर्मेंस से तालियों की गड़गड़ाहट और जोरदार हुटिंग, कुछ ऐसा ही मस्ती भरा नजारा रहा महारानी कॉलेज में, जहां आयोजित कार्यक्रम में स्टेज पर मचे धमाल को देख ऑडियंस रो में बैठी छात्राएं खुद को रोक नहीं पाई और जमकर ठुमके लगाने पर मजबूर हो गई। वहीं यूथ वीक फेस्टिवल के साथ साथ महारानी कॉलेज में भी वार्षिक पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया, जिसमें इस अवसर पर आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस फैकल्टी की छात्राओं को उनके वार्षिक प्रदर्शन के अनुसार पुरस्कार प्रदान किया गया। इस अवसर पर राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुलपति BL शर्मा और इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के अध्यक्ष प्रोफेसर कृष्णलाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कुलपति ने महारानी कॉलेज की तारीफ करते हुए कहा कि छात्र हर क्षेत्र में अग्रणी काम कर रहे हैं और कॉलेज और यूनिवर्सिटी का नाम रोशन कर रहे हैं। वहीं कॉलेज प्राचार्य अंजलि कृष्णामूर्ति ने कहा कि छात्राओं की प्रतिभा निखारने के लिए कॉलेज में विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं।
इनमें अच्छा प्रदर्शन करने वाली छात्रों को वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में पुरस्कृत किया जाता है। ये जो महारानी कॉलेज में जो जितने सब्जेक्ट्स हैं, तीनों फैकल्टीज साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में जो कॉलेज में पोजीशंस आती हैं और यूनिवर्सिटी की जो फर्स्ट पोजीशंस हैं, उसके लिए हमारे पहले के टीचर्स या कुछ इस संस्थान से जुड़े हुए लोगों ने गोल्ड मेडल कॉन्स्टिट्यूट किए हैं। तो वो उन्होंने कहा है कि इस लड़की को इस तरह के से जब भी मार्क्स आएंगे या ओवरऑल डेवलपमेंट होगा या करिकुलर एक्टिविटीज में फर्स्ट आएंगे, उनको ये मेडल दिया जाएगा। तो उन बेसिस पे हम यूनिवर्सिटी से पोजीशन लेते हैं एग्जाम की और उस बेसिस पे ये गोल्ड मेडल दिए जाते हैं। तो 55 गोल्ड मेडल हम देते हैं। उसके अलावा पहली 10 यूनिवर्सिटी पोजीशंस हर सब्जेक्ट में और हर क्लास में। दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। इस सप्ताह हमने जाना शिक्षा, सेमिनार और कल्चरल इवेंट्स के बारे में। आप अपने कॉलेज, कैंपस या शिक्षण संस्थान से जुड़ी कोई भी जानकारी या खबर देने के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 014151150908 पर। हमारा फैक्स नंबर है 0141277033 पर। आप ईमेल करके भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है campus@jantv.in पर। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे अलग अलग कॉलेजेस, कैंपस और यूनिवर्सिटी से जुड़ी जानकारियां और खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी महेश वर्मा के साथ मेरी दोस्त अंकिता बख्शी को दीजिए इजाजत। शुक्रिया।